Good morning, student. Today I will discuss about the fundamental of nursing. Fundamental of nursing जो अपना next topic है. Next topic कौन सा है? Intravenous therapy. Intravenous therapy या फिर IV therapy. IV therapy. तो क्या है इंट्रावेनस थेरेपी? यानी कि वेन के थ्रू कोई सॉल्यूशंस अपने देते हैं पेशेंट को, वो क्या कहलाती है? इंट्रावेनस थेरेपी. किस पेशेंट को देते हैं? जो अनेबल है, जो पेशेंट ऑरली नहीं ले सकता, यानी कि जो पेशेंट ऑरली नहीं ले पा रहा है, वो कोई एनी अबनॉर्मलिटीज के कारण, कोई डिजीज होने के कारण, हो सकता है उसको इसोफेगस का कैंसर हो, या फिर स्टमक में कोई प्रॉब्लम्स हो, या फिर स्टमक की सर्जरी की हो, एनीवन कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो जिस पेशेंट को अपने के एनबीएम रख सकते हैं. अगर अपने जिस पेशेंट को एनबीएम रखना है, उसको ऑरली नहीं देना है, तो अपने क्या करते हैं? उसके न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको. तो इसलिए अपने उसको क्या इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी या फिर आईवी थेरेपी देते हैं. ठीक है. तो आईवी थेरेपी इज यूज्ड टू अनेबल टेक सब्सटेंस ऑरली, यानी कि आईवी थेरेपी इज यूज्ड टू अनेबल टू टेक सब्सटेंस ऑरली. ऐसा पर्सन जो ऑरली नहीं ले सकता, उसको अपने इंट्रावेनस आईवी थेरेपी दे सकते हैं. इट रिप्लेस वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिशन. तो जो आईवी थेरेपी थी क्या फुलफिलमेंट करती है? अपनी बॉडी में क्या कौन सी जरूरतों को पूरा करती है? प्लस एक तो करती है वाटर. वाटर कभी नहीं आने देती. अपनी बॉडी में वाटर कितने प्रतिशत होता है? 99% वाटर होता है अपनी बॉडी में. तो वाटर को पूर्ण की जाती है बॉडी में. नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स. कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड्स है. ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो बॉडी की बिल्डअप के लिए, रेगुलेशन के लिए, जो मेटाबॉलिक बैलेंस है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक है. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन को फुलफिलमेंट करने के लिए भी आवश्यक है. तो ये इंट्रावेनस थेरेपी में ये 3 प्रकार के कंटेंट क्या है पाए जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कि कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. ठीक है. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी कंसेंट्रेशन बॉडी के इक्वल होती है. ठीक है. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनकी कंसेंट्रेशन, यानी कि बॉडी का फ्लूइड होता है, उसकी कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन क्या होता है? गाढ़ापन. बॉडी की कंसेंट्रेशन बॉडी के इक्वल. जो बॉडी के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर. ये मेम्ब्रेन होती है बीच में. एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, इसकी कंसेंट्रेशन, एक्स्ट्रासेलुलर की कंपार्टमेंट की कंसेंट्रेशन और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट की कंसेंट्रेशन दोनों की क्या इक्वल होती है. वो कौन से फ्लूइड कहलाते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं. यानी कि आइसोटोनिक फ्लूइड्स या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं. सॉल्यूशंस ऑस्मोटिक टू द इक्वल ऑफ द बॉडी फ्लूइड. जो बॉडी का फ्लूइड है, जो बॉडी में नॉर्मल अगर लीटर की बात करें तो ब्लड कितने लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है अडल्ट पर्सन में. ठीक है. और एचबी की बात करें तो 14 से 16 ग्राम अडल्ट में होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं अपने सॉल्यूशंस. ठीक है. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं. इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. ठीक है. ये क्या करता है? इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम करता है. एक्स्ट्रासेलुलर जो भी अगर बॉडी में जाएगा, जैसे जाएगा, अपने किस पेशेंट को देखिए जिसकी एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम कम होगी, तो जैसे ये जाएगा, ये क्या कर देगा? इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर की वॉल्यूम क्या कर देगा? इक्वल कर देगा, यानी कि बराबर कर देगा. नेक्स्ट बात करते हैं दीज सॉल्यूशंस डू नॉट एंटर द सेल्स, नॉट फ्लूइड शिफ्टिंग. तो फ्लूइड शिफ्टिंग क्या होती है? एक्स्ट्रासेलुलर से फ्लूइड शिफ्ट होकर इंट्रासेलुलर में जाना. ये क्या कहलाता है? शिफ्टिंग कहलाती है. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, इसमें फ्लूइड की शिफ्टिंग नहीं होती है. ठीक है. अगर एक्स्ट्रासेलुलर में फ्लूइड जाएगा तो एक्स्ट्रासेलुलर में ही रहेगा. अंदर जो सेल्स है, सेल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं. ठीक है. जो अपने सॉल्यूशंस की कौन कौन से ऐसे पेशेंट को सॉल्यूशंस दे सकते हैं. जैसे अपने बात करते हैं नॉर्मल सलाइन, जिसको एनएस के नाम से भी जाना जाता है. नॉर्मल सलाइन में क्या होता है? 0.9% क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है. तो 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है. ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है. नेक्स्ट है रिंगर लैक्टेट. रिंगर लैक्टेट यानी कि इसमें सोडियम होता है और रिंगर लैक्टेट में क्या होता है? पोटेशियम होता है. रिंगर लैक्टेट को एक और नाम से जानते हैं. क्या नाम से जानते हैं? हार्टमैन सॉल्यूशन. हार्टमैन
जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेक्स्ट्रोल इन वाटर। अगर अपने डेक्स्ट्रोल में वाटर ऐड की है, ये भी किस में आता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आता है। अगर Rl प्लस हाफ NS अपने ऐड करते हैं तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन सा होता है, जिनकी कंसंट्रेशन बॉडी के फ्लूइड के इक्वल होती है। अब जैसे ही मान लो बॉडी का फ्लूइड इंटरनल जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन मान लो 45 है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन 40 है। अब जैसे ही अपने को पता है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो अपने क्या करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस देंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, जाके इक्वल कर देगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन किसके इक्वल कर देगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के इक्वल कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, और इसमें कौन कौन से सॉल्यूशंस आते हैं, Rl होगी, NS होगी प्लस Rl में क्या ऐड करते हैं, NS, हाफ NS ऐड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन बॉडी के फ्लूइड से कम होती है। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि जिस सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन ऑस्मोलिटी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन आर लोअर देन बॉडी फ्लूइड, कि बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलिटी यानी कि कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड से कम होएगी, वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएगा। ठीक है, इसके कॉज मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल्स बाय द ऑस्मोसिस। तो क्या होगा, अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन कम है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन बॉडी के फ्लूइड से कम होती है। तो अब बॉडी के फ्लूइड से इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये क्या करेगा, सेल्स के अंदर चल जाएगा। मान लो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अब बॉडी का फ्लूइड है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन मान लो 40 है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन अपने फ्लूइड दे रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मान लो 30 है, इससे कम है, तो कंसंट्रेशन जैसे ही अपने फ्लूइड देंगे पेशेंट को, तो ये क्या करेगा, इनटू द सेल्स, यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि फ्लूइड का जाना, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस, कंसंट्रेशन फ्लूइड यानी कि जाना क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, यानी कि सेल्स के अंदर क्या फ्लूइड की शिफ्टिंग होगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, फ्लूइड की शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, और इसमें क्या होगा, जो अंदर सेल्स है, इंट्रासेलुलर जो कंपार्टमेंट है, उसमें फ्लूइड की क्या होगी, शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेट स्लोली टू प्रिवेंट एडिमा। एडिमा क्या होता है, एडिमा क्या होता है, इंट्रासेलुलर से फ्लूइड शिफ्ट होके एक्स्ट्रासेलुलर में आ जाता है। आपने देखा होगा डायबिटीज का पेशेंट होता है, उसमें लंबे टाइम से डायबिटीज रहने के कारण एडिमा देखने को मिलता है, हाथों और पैरों पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है, जो इंट्रासेलुलर का फ्लूइड होता है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है, कहाँ, एक्स्ट्रासेलुलर में शिफ्टिंग हो जाती है। और ये सॉल्यूशंस क्या करता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ये क्या करता है कि जैसे ही अपने इसको एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर करने के बाद ये क्या करता है, जैसे बॉडी में जाता है, अगर अपने स्लोली एडमिनिस्टर करेंगे तो धीरे धीरे यार ये क्या करेगा, फ्लूइड की शिफ्टिंग करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन किसमें है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में है, और हाई कंसंट्रेशन किसमें है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में है, क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या हो गया, एडिमा हो गया, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में फ्लूइड की वॉल्यूम कम है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑस्मोसिस, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्लूइड क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर से फ्लूइड इंट्रासेलुलर में शिफ्ट हो जाएगा, इस एक्स्ट्रासेलुलर से फ्लूइड इंट्रासेलुलर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, जैसे ही स्लोली धीरे धीरे फ्लूइड शिफ्ट होएगा, तो एडिमा, जो बॉडी का एडिमा है वो क्या है, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, NS, हाफ NS 0.45% सोडियम क्लोराइड, या फिर हाफ NS भी बोल सकते हैं अपने इसको। नेक्स्ट NS नॉर्मल सलाइन 0.33%, या फिर 1/3 NS भी बोल सकते हैं। 1/3 क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, या फिर NS 0.225%, यानी कि 1/4 हाफ NS, यानी कि चौथा हिस्सा। जो नॉर्मल सोडियम कितना होता है, नॉर्मल सलाइन 1000 ml में कितना होता है, 0.9% होता है,
0.9% का चौथा हिस्सा 1/4 NS किस में आती है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में आती है। 1/3 NS किस में आती है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में आती है। और हाफ सॉल्यूशंस किस में आती है? हाफ NS किस में आती है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में आती है। ठीक है, तो ये थे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है? कंसंट्रेशन हाई देन द बॉडी फ्लूइड, कि जो बॉडी का फ्लूइड होता है उससे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, बॉडी का फ्लूइड की कंसंट्रेशन, बॉडी के फ्लूइड की कंसंट्रेशन मान लो 50 है, तो जो अपने बाहर से फ्लूइड देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 50 से ज्यादा होगी। ये क्या कॉज कर सकता है? जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होता है क्या कॉज कर सकता है? कॉज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था? जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो रहा था इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। इसमें क्या हो रहा है? जो फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है कहां हो रहा है? इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में शिफ्ट हो रहा है। तो अपने क्या करेंगे इसमें? कंसंट्रेशन ऑफ हाई देन द बॉडी फ्लूइड कॉज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब क्या होगा कि ये है एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और ये है इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब इस एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है और इसमें क्या है? लो कंसंट्रेशन है। यहां से फ्लूइड शिफ्ट होके कहां पे चल गया? इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में चल गया। तो इस पेशेंट को अपने क्या करेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस देंगे। ये क्या करेगा? जैसे ही फ्लूइड इंटर सेल्स के अंदर शिफ्ट होएगा, सेल्स के अंदर शिफ्ट होएगा तो इसकी कंसंट्रेशन भी बॉडी के इक्वल आ जाएगी। यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। अगर ये फ्लूइड इंट्रासेलुलर में शिफ्ट होएगा किसके कारण? जो अपने बाहर से सॉल्यूशंस देंगे, डेक्स्ट्रोज 10% इन वाटर या फिर 5% डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन प्लस NS 0.9%। अगर अपने डेक्स्ट्रोज में कुछ ऐड कर रहे हैं वो भी क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। या फिर 10% डेक्स्ट्रोज यानी कि शुगर, या फिर डेक्स्ट्रोज 5% प्लस 0.45% NS या फिर हाफ NS भी अपने इसको कह सकते हैं, या फिर NS 5% प्लस RL यानी कि रिंगर लैक्टेन। ये किसमें आते हैं? सारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में आते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस। कि क्या होते हैं क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। अब किसी पेशेंट में लंबे टाइम से क्या है? ऑर्ली वो ले नहीं सकता, बेड रिडन पेशेंट है या कोमा का पेशेंट कह सकते हैं अपने, तो उसको क्रिस्टलाइट, उसको न्यूट्रिशन, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है। तो उस पेशेंट को अपने क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस देते हैं। लाइक एज ए पैरेंटल न्यूट्रिशन। जो पैरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस होता है। मिल्की सब्सटेंस जो होता है जो आईवी अपने क्या करते हैं? ट्रांसफ्यूजन करते हैं। पैरेंटल PARENTERL पैरेंटल न्यूट्रिशन। जो पैरेंटल न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या सारे न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे कैंसर का पेशेंट है या फिर कोमा का पेशेंट है या फिर कोई अगर बेड रिडन पेशेंट है जो अर्ली नहीं ले सकता, तो उस पेशेंट को भी अपने क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स क्या होते हैं? आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा एक्सपैंडर। ठीक है, कोलॉइड ये एम्स दिल्ली एग्जाम क्वेश्चन आया था। दिल्ली एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया था कि प्लाज्मा एक्सपैंडर के नाम से किसको जाना जाता है? तो कोलॉइड्स को क्या है? प्लाज्मा एक्सपैंडर से नाम से जाना जाता है। डेक्स्ट्रेन एंड एल्बुमिन इसके एग्जांपल होते हैं। क्या होते हैं? डेक्स्ट्रेन एंड एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है? एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो अगर इस पेशेंट में कोलॉइड्स प्लाज्मा एक्सपैंडर जो अपने ब्लड में प्लाज्मा की वॉल्यूम होती है अगर वो कम हो गई है, ठीक है, तो फिर अपने क्या करेंगे? इस पेशेंट को डेक्स्ट्रेन प्लस एल्बुमिन दे सकते हैं। ठीक है, तो कोलॉइड्स कौन से होते हैं? प्लाज्मा एक्सपैंडर के नाम से भी जाना जाता है इनको। इट पुल फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट इनटू द वास्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये फ्लूइड क्या करता है? सेल्स टू वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है
उनको एनर्जी देता है। जैसे फ्लूइड सेल्स के पास जाएगा, जो अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल्स होती हैं, सेल्स के पास जाएगा, इसके बाद न्यूट्रिशन किसको मिलेंगे? वास्कुलर। वास्कुलर कौन सा होता है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में जो चलने वाला ब्लड है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच जाएगी, जिसमें क्या आएगा? प्लाज्मा एक्सपांडर का लेवल क्या हो जाएगा? बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं जो कॉमनली हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से सॉल्यूशंस पढ़े अपन ने? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, क्रिस्टलोइड्स और कोलॉइड्स। ये सॉल्यूशंस होते हैं जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं। और एनएस नॉर्मल सलाइन, अब किसी पेशेंट को शॉक की कंडीशन होगी है तो उस पेशेंट को जल्दी से अपने कौन सा, अगर शॉक की कंडीशन में मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस की बात करें तो कौन सा सॉल्यूशन देंगे इस पेशेंट को? अगर शॉक की कंडीशन हो जाती है तो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आएगा? आरएल या फिर एनएस। अगर डायबिटीज नहीं है तो इस पेशेंट को अपने एनएस प्रेफर करते हैं। मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन होता है एनएस, नॉर्मल सलाइंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो ड्रिप चैम्बर डिलीवर फ्रॉम द 60 ड्रॉप पर मिनट पीडियाट्रिक। माइक्रो 2 प्रकार के आईवी सेट्स होते हैं। जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाओगे काम करने तो वहां पे आप आईवी सेट देखोगे। आईवी सेट 2 प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो और माइक्रो। जो माइक्रो होता है, माइक्रो होता है वो 1 मिनट में 60 ड्रॉप पर मिनट 60 ड्रॉप पर मिनट यूज किया जाता है। पीडियाट्रिक ऐसे छोटी सी इस तरह से चैम्बर होता है, जो फिल्टर लगा होता है उसमें एक छोटी सी निडल होती है, तो ये 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से फ्लूइड पेशेंट को जाता है। ठीक है, पीडियाट्रिक यूज के लिए। और जो एडल्ट में यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? मैक्रो सेट। ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीडियाट्रिक में होने वाला जो सेट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो कार्ड होता है तो क्या होता है? छोटा सा होता है, फोन में डालते हैं अपने, तो उससे याद रखना है माइक्रो, यानी कि माइक्रो ड्रिप चैम्बर। और मैक्रो, मैक्रो का मतलब लार्ज। लार्ज चैम्बर होता है, ये क्या करता है? पर मिनट में 10 से लेकर 20 ड्रॉप पर मिनट दे सकते हैं अपने पेशेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द अडल्ट, कि अडल्ट में ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन साइट है जहां पर अपने क्या है जो कैनुला फिक्स करके आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर मोस्ट कॉमन अपने बात करें साइट की तो कौन सी है? एक तो हेड पर, अपने कैनुला कहां पे लगाते हैं? हेड पर लगाते हैं। और नेक्स्ट किस पर लगाते हैं? फोर आर्म। फोर आर्म कौन सी होती है? ये इतना पार्ट जो होता है इसको फोर आर्म बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है? एंटीक्यूबेटल फोसा। एंटीक्यूबेटल फोसा कौन सी होती है? ये वाले पार्ट को एंटीक्यूबेटल फोसा बोलते हैं। इस वाले पार्ट में भी अपने यूज कर सकते हैं, यहाँ वैसे भी पेन्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आईवी थेरेपी यूज इन द इन्फेंट, कि अगर इन्फेंट कौन होता है? 0 से लेके 1 ईयर का जो बच्चा होता है वो इन्फेंट होता है। अगर इन्फेंट में अपनी मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो कौन सी इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है? वो होती है स्काल्प। स्काल्प वेन कहां पे होती है? यहाँ पर। ये अपनी स्कल होती है यहाँ पर, इस एरिया में स्काल्प वेन होती है पेशेंट का, बच्चे की, क्योंकि जैसे इन्फेक्ट होता है तो उसकी हेयर नहीं होती, तो यहाँ पर अपने क्या उसके कैनुला फिक्स कर सकते हैं। और अदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? फिट। पैरों पर भी अपने बच्चे के क्या इन्फेक्ट के लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिल्टर, जो फिल्टर यूज किया जाता है चाहे पीडियाट्रिक हो चाहे एडल्ट हो, जो फिल्टर यूज किया जाता है जिसमें सिर्फ फ्लूइड होके आता है वो क्या है? 0.22 माइक्रोन का होता है। 0.22 माइक्रोन का होता है जो आईवी फ्लूइड क्या है? फ्लूइड के लिए जो चैम्बर यूज किया जाता है। और फॉर यूज द लिपिड्स, अगर किसी पेशेंट को लिपिड्स यानी कि जिस पेशेंट को क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस या फिर कोलॉइड सॉल्यूशंस देने हैं, यानी कि ग्रेन्युलर न्यूट्रिशन क्या होता है? गाढ़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए इस पेशेंट में अपने क्या करते हैं? इस पेशेंट में 1.2 माइक्रोन का फिल्टर यूज करते हैं। कितना? 1.2 माइक्रोन का फिल्टर यूज करते हैं। अब जैसे अपने हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, किसी पेशेंट के आईवी थेरेपी चल रही है, आईवी थेरेपी चल रही है किसी पेशेंट की, तो अपने को क्या करना है? किसी पेशेंट की आईवी थेरेपी चल रही है तो जैसे ही आईवी सेट लगा होता है, सभी जानते हैं आईवी सेट आप, तो आईवी सेट है 48 to 72 आवर्स चेंज
आईवी सेट अपने को 48 to 72 आवर्स के बाद पेशेंट के हॉस्पिटल आने के बाद, जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद अपनों ने क्या करना है, अगर मान लो कि पेशेंट का जो आईवी सेट लगाया आपने उसको 48 to 72 आवर्स हो गए, तो अपने को क्या तुरंत चेंज कर देना है। क्यों चेंज कर देना है? क्योंकि हॉस्पिटल से बहुत से इन्फेक्शंस मिलते हैं, जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर क्या बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। उससे प्रिवेंट के लिए अपने क्या करेंगे, 48 to 72 आवर्स बाद जो आईवी सेट है इसको अपने को चेंज करना है। कुछ और बातें हैं जो आपने नोट करके लिखनी है, ये है कि नॉर्मल सलाइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड द हार्ट पेशेंट। अब जो भी हार्ट का पेशेंट होता है उसमें नॉर्मल सलाइन क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड का मतलब क्या होता है कि इस पेशेंट को अवॉइड करनी है नॉर्मल सलाइन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, सोडियम होता है, और हार्ट वाले पेशेंट में ऑलरेडी सोडियम की वैल्यू क्या है, बढ़ी हुई होती है। नॉर्मल सोडियम की वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ये होती है नॉर्मल सोडियम क्लोराइड की वॉल्यूम इन द बॉडी। ठीक है, अगर नेक्स्ट है, नेक्स्ट नोट क्या लिखा है, रिंगर लैक्टेट इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द रीनल पेशेंट्स। अब रिंगर लैक्टेट, अब कोई रीनल फेलियर का पेशेंट है, किडनी फेलियर का पेशेंट है, किडनी फेलियर के पेशेंट में क्या होता है, पोटेशियम की वैल्यू क्या है, बढ़ जाती है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है। हाइपरकैलेमिया क्या होता है, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू से बढ़ना। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है पोटेशियम की, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ये वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो उस पेशेंट में रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं। और आरएल में क्या होता है, रिंगर लैक्टेट में क्या होता है, पोटेशियम होता है। अगर इस पेशेंट में कोई किडनी फेलियर पेशेंट है उसके लिए जो आरएल है वो क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द डायबिटीज पेशेंट। अब जिस पेशेंट को लंबे टाइम से डायबिटीज मेलाइटिस है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन। अगर किसी पेशेंट में इंसुलिन की डेफिशिएंसी है जिससे उसमें नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो 70 to 140 mg/dl होता है उससे ज्यादा हो गया है, तो उस पेशेंट को क्या करेंगे, इस पेशेंट को शुगर या डायबिटीज मेलाइटिस है तो उस पेशेंट को भी अपने क्या है, डेक्सट्रोज जो चाहे 10% है चाहे 5% है वो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसमें, डायबिटीज वाले पेशेंट में। तो तीन बातें अपने को नोट करके लिखनी है। एनएस किस पेशेंट को नहीं देनी, हार्ट वाले पेशेंट को नहीं देनी। और आरएल किसको नहीं देनी, रीनल वाले पेशेंट जो किडनी फेलियर पेशेंट है उसको नहीं देनी। और डेक्सट्रोज किसको नहीं देनी, जो डायबिटीज पेशेंट है यानी कि जिसको शुगर है उसको नहीं देनी है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़ा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, अगर मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस की बात करें तो नॉर्मल सलाइन प्लस आरएल जो भी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें जिसकी कंसंट्रेशन बॉडी की फ्लूइड से कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, जैसे कौन कौन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, NS हाफ NS होगी, 1/3 NS होगी, या फिर 1/4 NS होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन बॉडी की कंसंट्रेशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे डेक्सट्रोज 10% हो गया, डेक्सट्रोज 5% प्लस, या फिर इसमें कुछ भी ऐड करते हैं, चाहे NS ऐड करें चाहे RL ऐड करें। नेक्स्ट है क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस जो अपने क्या करते हैं, बॉडी में न्यूट्रिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट को फुलफिलमेंट करते हैं। नेक्स्ट है कॉलॉइड्स, ये क्या करते हैं, प्लाज्मा एक्सपांडर का काम करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा एक्सपांडर के नाम से किसको जाना जाता है, कॉलॉइड्स। इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं डेक्स्ट्रिन और एल्ब्यूमिन। और नेक्स्ट माइक्रोचैम्बर, और माइक्रोचैम्बर के बारे में पढ़ा आपने, और कितना इनका फिल्टर डायमीटर्स होता है उसके बारे में पढ़ा आपने। और रेगुलर आपने नोट्स बनाने हैं। कल नेक्स्ट क्लास में अपने आईवी थेरेपी से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिस पेशेंट को अपने आईवी थेरेपी चल रही है तो उस पेशेंट में ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।